नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार जो तैयारी कर रहे थे, तो इसके तहत हम मुगल साम्राज्य पढ़ चुके हैं। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी और आज जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था, ये जो मनसबदारी व्यवस्था है मुगल बादशाह अकबर द्वारा विधिवत तरीके से लागू की गई थी। पहले जो है किसी न किसी रूप में पहले से लागू थी, जैसे इक्तादारी व्यवस्था के रूप में या अन्य किसी न किसी रूप में इजारेदारी व्यवस्था के रूप में पहले से यह व्यवस्था चल रही थी, लेकिन विधिवत रूप से इसे मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा? अकबर बादशाह अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया। इसकी प्रेरणा जो है वो खलीफा अब्बा सईद से, इसकी जो प्रेरणा है वो मिली है खलीफा अब्बा सईद। जो प्रेरणा है मनसबदारी व्यवस्था की, जो प्रेरणा है वो अब्बा सईद से मिली है। जो मनसब है ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द। मनसब जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। मनसब, देखो तीन चार बातें पढ़ी अपन ने। मनसबदारी व्यवस्था जो है मुगल बादशाह अकबर द्वारा शुरू की गई थी और इसकी जो प्रेरणा है खलीफा अब्बा सईद से उसे मिली थी। और मनसब जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पद या श्रेणी। तो अधिकारियों की एक श्रेणी होती थी, जितना बड़ा मनसब उतना बड़ा वो अधिकारी। जैसे किसी को 2000 का मनसब दिया और किसी को 7000 का दिया, तो 7000 का मनसबदार बड़ा अधिकारी हो गया और 2000 का मनसबदार उससे छोटा अधिकारी हो गया। तो इस प्रकार से मनसबदारी व्यवस्था का मतलब ही है पद या श्रेणी। मंगोल नेता मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान की दशमलव पद्धति पर आधारित। हमने दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था भी देखी थी, तो ये भी कैसी थी? दशमलव पद्धति पर आधारित। मनसबदारी व्यवस्था कुल मिला के सैन्य व्यवस्था ही है और ये भी किस पर आधारित थी? दशमलव पद्धति पर आधारित थी। सद्र एवं काजी, ये दोनों पद जो होते कौन से होते थे? धार्मिक होते थे। काजी न्याय करता था और सद्र जो होता था दान विभाग का प्रमुख। सभी विभाग इसके पास में होते थे। तो सद्र वो सुदूर जिसे कहेंगे और दूसरा कौन? काजी। तो ये दो लोगों को छोड़कर बाकी सब मनसबदार है। लिखेंगे इसे अच्छे से। सद्र एवं काजी के अतिरिक्त सभी उच्च पदाधिकारियों को सैन्य कार्यवाही में हिस्सा लेना होता था। ये जो मनसबदारी व्यवस्था ये कब शुरू की गई अकबर के द्वारा? तो शासन के 11वें वर्ष। कब शासक बना था वो? 1556।
अकबर कब शासन बना, कब शासक बना, मुगल बादशाह कब बना हूं, 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध भी 1556 में हुआ था, ठीक। और इसके 11 वर्ष बाद मतलब 1567, 1567 में, 1567 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई। मनसबदारी व्यवस्था कब प्रारंभ की गई, शासन के 11वें वर्ष में 1567 में, 1567 में प्रारंभ की गई। 1573 दाग प्रथा शुरू, उसमें 1573 दाग प्रथा शुरू। अब ये जो मनसबदार हम देखेंगे, घोड़े रखना होता था, तो घोड़े के ऊपर दाग प्रथा शुरू की गई कब, 1573 में। 1573 में दाग प्रथा शुरू की, दाग प्रथा शुरू की। और 1594 1594 1594 में जात पद के साथ, जात पद के साथ सवार शब्द जोड़ा गया। जात शब्द के साथ सवार शब्द भी जोड़ा गया। अब देखेंगे अब यहाँ पे कैसा है मनसबदारी व्यवस्था। अभी पूरा पढ़ेंगे तब जाके हमें मनसबदारी व्यवस्था शुरू होगी, समझ में आएगी। अभी तक हमने ये देखा कि बादशाह अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था, और कब, शासन के 11वें वर्ष 1567 में। जब आप उत्तर लिखोगे तो अपने हिसाब से उसे और व्यवस्थित कर लेना, ठीक। तो मनसबदारी व्यवस्था बादशाह, मुगल बादशाह अकबर द्वारा शुरू किया गया, शासन के 11वें वर्ष में 1567 में मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया गया। इसकी प्रेरणा जो है खलीफा अब्बास सईद से मिली थी। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। और ये मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। सद्र और काजी को छोड़कर बाकी जितने भी पद होते थे सबको सैनिक कार्यवाहियों में हिस्सा लेना होता था। क्लियर यहां तक। उसने सुधार किया 1573 में, दाग प्रथा शुरू की। दाग मतलब घोड़ों के ऊपर निशान लगाना कि भाई ये सैनिक जो, ये जो घोड़ा है ये शाही सेना में शामिल हो चुका है, तो उसके ऊपर एक दाग लग जाता था, उसके ऊपर एक शाही निशान बना देते थे। और 1594 में जात पद के साथ सवार शब्द जोड़ा गया। अब यहाँ जात और सवार बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। मेंस में 3 नंबर में इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं, जात और सवार। जात और सवार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है ये जात और सवार। तो जात है सैनिक पद, जात सैनिक पद। व्यक्ति के वेतन, वो पद की स्थिति इसी से मिलेगी। व्यक्ति के वेतन व पद की स्थिति इसी पद से मिलेगी। जात से पता चल जाएगा प्रथम श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का है, तृतीय श्रेणी का है, इसका वेतन कितना है। ये कैसे, जात शब्द से जानकारी मिलती थी। और सवार, घुड़सवारों की संख्या, घुड़सवारों की संख्या। मान के चलो ये एक मनसबदार है जिसे 2000 का मनसब दिया गया है, तो अब वो 2000 जो है घोड़े रख सकता है और उतनी सवार रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब चाहे तो भाई आगे देखेंगे दुअस्पा और त्रिअस्पा, सिंहास्पा है कि एक सवार जो है 2 या 2 से अधिक घोड़े भी रख सकता है। तो इसके आधार पर सवार कितने होंगे, क्लियर हो गया ना ये। तो जात यानी क्या होता है, पद, और सवार मतलब घुड़सवार, कितने घुड़सवार होंगे। और ये स्पष्ट कब किया उन्होंने, 1594 ईस्वी में, 1594 ईस्वी में। अब इसमें पद अलग अलग होते थे, जैसे एक होता था मनसबदार,
मनसबदार। देखो एक मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत ही है। फिर है उमरा, एक होता है उमरा और एक होता है अमीर ए आजम। अमीर ए आजम, अमीर ए आजम। तो मनसबदार, मनसबदार मतलब 500 से 2500 तक, 500 से 2500 तक का जो मनसब जिसको मिला हुआ है, 500 से 2500 तक, 500 से 2500 तक, ये उम्रा वर्ग, उम्रा वर्ग कौन सा? उम्रा वर्ग 500 से 2500 तक। और मनसबदार, मनसबदार ये है 25 से लेकर 500 तक। 25 से लेकर 500 तक का यदि मनसब मिला है तो वह मनसबदार, और 500 से 2500 तक का यदि मिला है तो फिर उम्रा वर्ग, और 2500 से अधिक का, 2500 से अधिक का यदि मनसब मिला है तो वो कहलाता है अमीर ए आजम, अमीर ए आजम। जैसे मनसब दिया जा रहा है, 25 का मिल रहा है, 50 का मिल रहा है, 100 का मिल रहा है। 100 का मिल रहा है मतलब वो 100 सवार रख सकता है, 100 घोड़े रख सकता है, ठीक। तो सामान्य मनसबदार है, वो सामान्य मनसबदार है। लेकिन यदि उसे 500 या 500 से 2500 का मिल जाए तो फिर क्या हो गया? वो उम्रा वर्ग में शामिल हो गया। अब उसकी जात निर्धारित हो गई, कौन सी जात में आ गया? वो उम्रा वर्ग में आ गया, ठीक। फिर यदि उसे 2500 से अधिक का मिल गया, जैसे हम देखेंगे 7000 का मिल गया, 9000 का मिल गया, ऐसा मनसबदार यदि कोई है तो उसे क्या बोलेंगे? अमीर ए आजम। वो तो फर्स्ट क्लास का हो गया, प्रथम श्रेणी का व्यक्ति वो हो गया, तो उसे क्या कहेंगे? अमीर ए आजम। उम्रा वर्ग और उससे बड़ा होता है अमीर ए आजम, अमीर ए आजम। जब इसकी शुरुआत की गई थी मनसबदारी की, कब? 1567 में। तो सबसे छोटा मनसबदार दिया था 10 का, 10 का मनसबदार था मनसबदार। और ये कौन सा होता था? छोटा, सबसे छोटा। सबसे छोटा मनसबदार कितने का था? 10 का। जब शुरुआत की गई थी तब 10 का सबसे छोटा मनसबदार होता था। और बाद में जो है इसे 12000 तक बढ़ा दिया, और बाद में कहां तक हो गया? ये 12000 तक मनसब दिया गया। हमने देखा कि शुरुआत जो है वो कब की गई थी? शुरुआत की गई थी 1567 में। तब 10 का भी मनसबदार दिया था, छोटा मनसबदार दिया था। और जब चरम स्थिति पहुंच गई तब कहां तक पहुंच गया? ये 12000 तक ये पहुंच गया था। दोनों की बात की हमने, सबसे छोटा मनसबदार और सबसे बड़े मनसबदार तक की भी बात की गई है। मिर्जा अजीज कोका, नाम तो सुना होगा आपने, मिर्जा अजीज कोका। हेमलता कौन थे? मिर्जा अजीज कोका। अकबर द्वारा गुजरात अभियान के पश्चात गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था इसे। नहीं, इसे नियुक्त किया हुआ था मनसबदार गुजरात का, है ना। तो मिर्जा अजीज कोका को 7000 का मनसब था, 7000 का मनसब था। वह मानसिंह भी 7000 मनसबदार था, 7000 मनसबदार था। देखो जो बड़े मनसबदार होते थे ना 7000 से, वैसे तो 5000 से, बड़े जो मनसबदार होते थे वो राज परिवार के ही लोग होते थे, या तो बादशाह के भाई वगैरह हो गए, उसके बेटे हो गए, भाई के बेटे हो गए, यही होते थे बड़े मनसबदार। लेकिन कुछ नाम ऐसे, जैसे मानसिंह का बताया हमने, ये राज परिवार का तो नहीं था, राजपूत था, लेकिन इसको भी 7000 का मनसब दिया गया था। इसी प्रकार मिर्जा अजीज कोका जो गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था, इसको भी इन्होंने 7000 का मनसब प्रदान किया गया था, 7000 का मनसब प्रदान किया गया था।
जो सबसे बड़े मनसबदार होते थे वो किसको दिया जाता था? राज परिवार के सदस्यों को ही दिए जाते थे। जात का अर्थ क्या बताया मैंने अभी बता दिया। जात एक प्रकार का सैनिक पद, या इसे बोलते हैं व्यक्तिगत ओहदा। सैनिक पद या व्यक्तिगत ओहदा, ये भी लिखेंगे, सैनिक पद या व्यक्तिगत ओहदा। व्यक्तिगत ओहदा, सैनिक पद या व्यक्तिगत ओहदा। उसी प्रकार जहांगीर के समय में इसमें शुरुआत हुई थी। जहांगीर ने क्या शुरू किया था? इसमें कुछ परिवर्तन किया था। क्या किया था? द्विअस्पा। जहांगीर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया था? जहांगीर द्वारा द्विअस्पा। मुगल बादशाह जहांगीर ने कौन सी प्रणाली शुरू की थी? द्विअस्पा। इसका मतलब क्या था द्विअस्पा का? एक सवार दो घोड़े रख सकता था। एक सवार दो घोड़े रख सकता था। उसी प्रकार शाहजहां ने क्या किया था? शाहजहां, इसे कहते हैं महानी प्रणाली। शाहजहां ने क्या शुरू किया था? महानी प्रणाली। महानी प्रणाली। महानी प्रणाली क्या मतलब है इसका? महानी प्रणाली का महानी प्रणाली मतलब ऐसा नहीं कि मनसबदार यदि दे दिया तो पैतृक हो गया, नहीं, एक निर्धारित समय के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, उसने समय के अनुसार, जैसे रिटायरमेंट की उम्र होती है ना, उस तरीके से उन्होंने कर दिया कि आपको इतने समय के लिए इतने का मनसबदार बनाया जाता है। इसके बाद में आपको मनसबदारी के पद से हटाया भी जा सकता है। ये प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? शाहजहां के द्वारा। क्या बोलते हैं इसे? महाना प्रणाली। समय सीमा निर्धारण। समय सीमा निर्धारण। साथ ही इन्होंने सिंहास्पा जोड़ा था। क्या? सिंहास्पा। सिंहास्पा। सिंहास्पा इसका मतलब यह है कि एक सवार 3 घोड़े रख सकता था। एक सवार 3 घोड़े तक रख सकता था। इसके बाद है औरंगजेब। औरंगजेब ने भी इसमें सुधार किया है। औरंगजेब क्या किया था इन्होंने? औरंगजेब सबसे अधिक मनसबदार। औरंगजेब के समय में सबसे अधिक मनसब जो है औरंगजेब ने किया। मशरूद प्रणाली। क्या किया इन्होंने? मशरूद प्रणाली। क्या किया इन्होंने? मशरूद प्रणाली। मशरूद प्रणाली क्या होता है? मशरूद प्रणाली, एक घोड़े पर सवार है, एक से अधिक कर सकते हैं। आपातकालीन है ना? क्या? गुड, यही मशरूद प्रणाली मतलब ये बोलेंगे संविदा वाला पैटर्न कि आपातकालीन स्थिति में सैनिकों में वृद्धि कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में सैनिकों में वृद्धि कर सकता है। सैनिक कर सकता है। एक इन्होंने शुरू किया था निबल अस्पा। निबल अस्पा। निबल अस्पा क्या होता है? निबल अस्पा। सिंह अस्पा तो पढ़ लिया, द्विअस्पा पढ़ लिया, निबल अस्पा क्या? निबल अस्पा 2 सवार 1 घोड़ा। 2 सवार 1 घोड़ा। 2 सवार 1 घोड़ा। यदि किसी के पास घोड़ों की कमी है तो 2 सवार मिलकर भी 1 घोड़े पर काम कर सकते हैं। तो ये जो सैनिक प्रणाली या मनसबदारी व्यवस्था है, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी गई है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था, उनके इतना जो लंबा शासन काल था उसका प्रमुख आधार स्तंभ जो है इसे माना गया है।
ये जो सेना थी, मनसबदारी व्यवस्था, वो राजपूतों को भी बहुत कम, लेकिन जो सैनिक होते थे वो कौन? ईरानी, तुर्क, ईरानी, तुर्क, अफगान, ईरानी, तुर्क, अफगान, मराठी, मराठी, भारतीय मुसलमान, भारतीय मुसलमान आदि शामिल होते थे। भारतीय मुसलमान आदि शामिल होते थे। क्लियर हो गया यहां तक? ये उनकी क्या थी? मनसबदारी व्यवस्था। कुल मिला के ये उनकी सैन्य व्यवस्था थी, मुगलों की सैन्य व्यवस्था थी। और हम देखेंगे कि मुगलों की ये मुगलों के पतन का कारण भी यही साबित है, मनसबदारी व्यवस्था। क्योंकि जो सैनिक होते थे किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? मनसबदार के प्रति होते थे, ना कि मुगल बादशाह के प्रति। इसलिए मुगल बादशाह की सैन्य व्यवस्था से धीरे धीरे पकड़ जो होती है वो कैसे होते चली गई? कम होते चली गई। मुगल बादशाह की सैन्य व्यवस्था पर पकड़ जो है धीरे धीरे कम होते चली गई। और जो मनसबदार होते थे यही मुगल बादशाह के विरुद्ध विद्रोह करते थे, यही विद्रोह करते थे। तो इसी का दूसरा पार्ट, चूंकि ये मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था है, तो हम इसके साथ में मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था भी हम पढ़ेंगे। इसी वीडियो के अंतर्गत हम मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था, अभी हमने पढ़ा मनसबदारी व्यवस्था, जो जिसकी प्रेरणा जो है खलीफा अब्बास सईद से ली थी, चंगेज खान की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मुगल बादशाह अकबर द्वारा शासन के 11वें वर्ष 1567 में इसे प्रारंभ किया गया। फिर बाद में इसे द्विअस्पा, सिंहस्पा, दाग प्रथा, ये सब उसमें सुधार कार्य करते रहे। प्रारंभ में सबसे छोटा मनसब जो है वो 10 का दिया था, और धीरे धीरे इसकी संख्या में वृद्धि होती गई। सबसे बड़ा मनसब 12,000 का दिया गया था। 5,000 तक के मनसब जो होते थे वो किसी को भी दिए जाते थे, लेकिन 5,000 से जो बड़ा मनसब होता था वो राज परिवार के सदस्यों को ही दिया जाता था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो राज परिवार के बाहर के सदस्यों को दिए थे, जैसे मिर्जा अजीज कोका, इनको 7,000 का मनसब दिया था, और मानसिंह को भी 7,000 का मनसब दिया गया था। मनसब जो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है पद अथवा श्रेणी, पद अथवा श्रेणी। अब हम पढ़ेंगे मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था ही है ये, सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे। तो सेना के भाग देखें। सेना के भाग, सेना का प्रमुख कौन होता है? मीर बख्शी। और सूबे में बख्शी, सूबे में कौन होता है? बख्शी। एक पत्र पढ़ा था हमने, सरखत, सरखत है ना, सरखत मतलब वेतन से संबंधित पत्र होता था। इसके ऊपर जब मीर बख्शी हस्ताक्षर करता था तभी वेतन ए तन, इस विभाग द्वारा वेतन दिया जाता था। दीवान ए तन, दीवान ए तन विभाग द्वारा उनका वेतन किया जाता था। तो सरखत है ना, ये हमें याद रखना है। तो सेना के भाग यदि देखें तो सबसे पहला है पैदल सेना, पैदल सेना, पैदल सेना। और इसमें दो प्रकार के, अहसाम सैनिक और सेहबंदी। अहसाम और दूसरा है सेहबंदी। अहसाम और सेहबंदी, अहसाम सैनिक और सेहबंदी सैनिक। राज्य के सैनिक नहीं, उसे पढ़ेंगे अपन। तो अहसाम मतलब हथियारों से लेस, हथियारों से लेस, जिनके पास वो हथियार होते थे।
ये स्थायी सेना का अंग होते थे, ये प्रशिक्षित सेना इनकी होती थी। और हमने देखा कि कहीं जैसे मशरूत प्रणाली, औरंगजेब द्वारा आपातकालीन स्थिति के लिए ढेर सारे सैनिकों को भर्ती कर दिया जाता था। कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग होते थे, जिहाद के नाम पर कोई भी सेना में शामिल हो जाता था। तो ऐसे लोग होते थे जो बेरोजगार होते हैं, दूसरा कोई काम कर रहे हैं, इनको हथियार वगैरह चलाने का कोई नॉलेज नहीं होता था, इनके पास हथियार वगैरह भी नहीं होते थे, लेकिन आकस्मिक स्थिति के लिए सेना में शामिल हो जाते थे। तो ऐसे सैनिकों को क्या बोलते थे? सेना। ठीक। तो अहसाम सैनिक क्या है? हथियारों से लैस और सेबंदी बेकार बेरोजगार, बेकार बेरोजगार। सेना का दूसरा पार्ट होता था अश्वरोही। अश्वरोही सेना का दूसरा पार्ट होता था अश्वरोही। और यह मुगल सेना का प्राण है। मुगल सेना का प्राण मतलब मुख्य मुगल सेना जो है वो काय के लिए अश्वरोही के नाम से ही जानी जाती थी। और ये जो अश्वरोही है ये कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के। नंबर 1 बरगीर, बरगीर, और दूसरा है सिलेदार। बरगीर और सिलेदार, बरगीर और सिलेदार। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे अभी होता है ना गेस्ट फैकल्टी और परमानेंट, गेस्ट फैकल्टी और परमानेंट। WCL में कर्मचारी एक सरकार के होते हैं और दूसरे ठेकेदार के होते हैं। तो ऐसे ये बरगीर जो होते हैं साज सामान की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती थी, इनको वेतन भी ज्यादा मिलता था। ये परमानेंट होते थे, तो लिखेंगे बरगीर में साज सामान की व्यवस्था सरकार द्वारा, साज सामान की व्यवस्था सरकार द्वारा। और सिलेदार दूसरा है सिलेदार, तो इसमें साज सामान की व्यवस्था स्वयं को करना है। साज सामान क्या होता है प्रियंका? साज सामान सर वो घोड़े के ऊपर जो लगता है ना? जी नहीं, हथियार वगैरह जो चाहिए वो घोड़ा, हथियार, ये वो सब है ना। साज सामान, रसद एक शब्द है, रसद में भी ये सब आएगा, खाने पीने की व्यवस्था, हथियार वगैरह, रहने खाने की सब व्यवस्था। तो ये सिलेदार को खुद को करना पड़ता था। बरगीर में ये शाही सैनिक होते थे और सरकार इनके लिए व्यवस्था करती थी, सिलेदार। फिर तीसरी सेना होती थी तोपखाने की, तोपखाने की। और तोपखाने का प्रमुख कौन होता था? मीर ए आतिश। कल पढ़ा था हमने, मीर ए आतिश। तोपखाने का प्रमुख कौन होता है? मीर ए आतिश। बाबर के समय उस्ताद अली और मुस्तफा। कौन? उस्ताद अली और मुस्तफा, ये 2 बड़े तोपची थे, उसके निशानेबाज थे। तो तोप जो है 3 प्रकार की तोप भी हुआ करती थी, 2-3 प्रकार की तोप हुआ करती थी। तो एक है जिंसी, ये क्वेश्चन में पीएससी ने पूछा है मेंस में। जिंसी मतलब बड़ी तोप, जो एक ही स्थान पर रखते थे और वहीं से उसमें गोले दागे जाते, उसे क्या कहते हैं? जिंसी। उसे क्या कहेंगे? जिंसी। दूसरा है दस्ती। दस्ती ये क्या हो गया? हल्की व छोटी तोप, हल्की व छोटी तोप, जिंसी बड़ी तोप और दस्ती हल्की व छोटी तोप। एक होती है वियोज। वियोज ये तो इतनी छोटी तोप होती थी कि 2 घोड़ों के बीच में या 2 हाथी के ऊपर भी रख के युद्ध स्तर पर लेके चले जाते थे और वहीं से चलाते थे। लिखेंगे हाथी वो घोड़ों पर लाद कर ले जाते थे। किलो को तोड़ने के लिए उपयोग होता था इसका, किलो को तोड़ने में इसका उपयोग होता था, किलो को तोड़ने में इसका उपयोग होता था। तो सेना के 3 पार्ट पढ़े अपन ने, पैदल सेना, अश्वरोही और तोपखाने। ये होती है हाथी सेना, गज सेना, गज सेना, गज सेना, गज सेना। गुजरात व आसाम से हाथी लेकर आते थे, गुजरात व आसाम से हाथी लेके आते थे। और इस विभाग का नाम था पील खाना, पील
खाना। हस्त सेना विभाग को क्या बोलता था वो? पील खाना। और हाथी कहां से लाते थे? गुजरात व आसाम से। गुजरात व आसाम से। अकबर हाथियों का बड़ा शौकीन था। अकबर जो है हाथियों का बड़ा शौकीन था। और एक बड़ा नया विभाग नौसेना। नौसेना विभाग। नौसेना विभाग हम लोग बोलते हैं, वो क्या बोलते थे? नवाड़ा विभाग। नवाड़ा विभाग। और नवाड़ा विभाग का जो प्रमुख होता था मीर ए बहर। इसका जो प्रमुख होता था मीर ए बहर। मीर ए बहर। मीर ए बहर। तो इस तरीके से देखा कि सेना का जो मुख्य अधिकारी होता था मीर बख्शी होता था। मीर बख्शी। और सूबे में जो सेना होता था उसका प्रमुख कौन होता था? बख्शी। इनके वेतन के लिए एक पत्र जारी होता था सरकत। सरकत। जब इस पत्र के ऊपर मीर बख्शी के हस्ताक्षर होते थे तभी सैनिकों का वेतन होता था। जो मुगल सेना मुख्य रूप से 4 भागों में बटी हुई थी, लेकिन एक नवाड़ा विभाग भी उन्होंने गठित किया था। तो 4 सेना के भाग कौन से थे? पैदल सेना, अश्व सेना, तोपखाना और हस्ती सेना या हाथी सेना। और नया विभाग था नौसेना विभाग, नवाड़ा विभाग। और इसका प्रमुख होता था मीर ए बहर। इसका प्रमुख जो होता था मीर ए बहर। सेना में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? हमने एक लाइन अभी लिखवा दी। सेना में कौन कौन शामिल थे? सेना में शामिल थे ईरानी, तुर्क, अफगान, मराठे और भारतीय मुसलमान। भारतीय मुसलमान मतलब वो जिन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया था, ये भी सेना में शामिल होते थे। हो सकता है औरंगजेब के समय में वो शर्तें रखी, यदि आपको सेना में शामिल होना है तो मुस्लिम धर्म कबूल करना होगा। ठीक। फिर सैनिकों के कुछ और प्रकार देखते हैं। तो अधीनस्थ राजाओं की सैन्य टुकड़ियां। अधीनस्थ सेना के प्रकार में यदि देखा जाए तो अधीनस्थ राजाओं की सैन्य टुकड़ियां। अधीनस्थ राजाओं की सैन्य टुकड़ियां, ये एक प्रकार की सेना होती थी। तो ये तो शाही सेना हो गई जो उनकी है, लेकिन इसके अलावा, इनके अलावा एक सेना उनके पास कौन सी होती थी? अधीनस्थ राजाओं की सैन्य टुकड़ियां। जैसे हमने देखा राजा अमर सिंह, राणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह से उन्होंने समझौता कर लिया था। इसी प्रकार भारमल, इससे अकबर ने समझौता किया था। ये इनके अधीनस्थ राजा होते थे। तो इनकी जो सैन्य टुकड़ियां होती थी ये भी इनके काम में आती थी। जब युद्ध की जरूरत हो तब इनके काम में आ जाती थी। जैसे अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, इनके ऊपर ये आक्रमण करते थे और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देते थे। तो इनकी सैन्य टुकड़ियां भी शाही सेना का समय समय पर सहयोग करती थी। फिर मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां। दूसरा, मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां। अब जो मनसबदार है, शाही सेना के अलावा मनसबदार भी होते थे। किसी को 2000 का दे दिया, किसी को 3000 का, किसी को 5000, किसी को 7000 का, ऐसे 12000 तक मनसब देते थे। तो 12000 का मनसब मतलब 12000 सैनिकों रख सकता है। और यदि द्विअस्पा है तो फिर और ज्यादा रख सकता है। ठीक। तो इस तरीके से उन्हें मनसबदारों की सेना भी, उनकी शाही सेना के अतिरिक्त मनसबदारों की सेना भी मुगल सेना में शामिल होती थी। अब जो सैनिक होते थे, अब देखेंगे हम अहदी सैनिक। अहदी सैनिक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अहदी सैनिक, अहदी सैनिक, इनका वेतन सम्राट के शाही कोष से होता था। सम्राट के निजी सैनिक या शाही सैनिक माने जाते थे।
इनका वेतन व भत्ते अधिक होते थे। वेतन व भत्ते अधिक होते थे। क्या बोला हमने? अहदी सैनिक। ये मतलब परमानेंट हो गए, है ना, परमानेंट हो गए। इनका वेतन भी अधिक होगा, इनके साथ सामान की व्यवस्था भी सरकार करेगी, और इनको भत्ते वगैरह, छुट्टियां वगैरह, सब कुछ, सारी सुविधाएं इनको होती थी। और ये शाही मतलब मुगल बादशाह के विश्वास हुआ करते। मुगल बादशाह उन्हीं जो पहले काफी जिनको दिया जाता था, तो मतलब दूसरे प्रकार के भी सैनिक रहे होंगे, तो उसे कहते थे दाखिली या पूरक सैनिक। दाखिली या पूरक सैनिक। दाखिली या पूरक सैनिक। दाखिली या पूरक सैनिक अर्थात किराए के सैनिक। किराए के सैनिक। इनका वेतन बहुत कम होता था। वेतन बहुत कम। मनसबदार या अधीनस्थ राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था इन्हें। मनसबदार या अधीनस्थ राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। अब इनका क्या होता था? प्रयास हमेशा, नौकरी पर तो लग जाते थे, लेकिन इतना काम ईमानदारी से करते थे, उनको ऐसा लगता था कि हमें शाही सेना में नियुक्ति मिल जाएगी। बहुत अधिक युद्ध में, कि बहुत अधिक वीरता का प्रदर्शन करते थे। काय के लिए? ताकि इनकी परमानेंट नियुक्ति हो जाए। जैसे अभी जो अतिथि है, गेस्ट है, संविदा पर रखे जाते हैं, ये काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल हमारी नियुक्ति हो जाएगी, सरकार हमसे प्रभावित होगी। तो ऐसे ये दाखिली सैनिक होते थे, और ये भी हमेशा प्रयास करते थे कि बादशाह खुश होकर इनको शाही सेना में भर्ती करते। शाही सेना में भर्ती करते। तो हमने मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पढ़ी। इसमें एक और देखा हमने, एक अस्पा, सबको पता है, एक अस्पा, एक सिपाही, एक घोड़ा। एक अस्पा, एक सिपाही, एक घोड़ा। द्विअस्पा, एक सिपाही, दो घोड़े। एक सिपाही, दो घोड़े। सिंह अस्पा, एक सिपाही, तीन घोड़े। सिंह अस्पा, एक सिपाही, तीन घोड़े। और निबल अस्पा, निबल अस्पा, दो सिपाही, एक घोड़ा। दो सिपाही, एक घोड़ा। तो मुगलों के पास में इतनी बड़ी सेना थी। कितने अंग थे उसके? 3 प्रकार की सेना थी उसके पास में। एक हो गया शाही सेना। सबसे पहला कौन सा हो गया? शाही सेना। और शाही सेना में ये सब पड़ा अपन है, इतना सब कुछ। फिर अधीनस्थ राजाओं की सैन्य टुकड़ियां उसके पास में होती थी, और मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां भी उसके पास में होती थी। अहदी सैनिक, ये शाही सैनिक होते थे। सम्राट बादशाह द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता था, बादशाह द्वारा ही इनको वेतन भी दिया जाता था। फिर दाखिली या पूरक सैनिक, मतलब अधीनस्थ राजाओं द्वारा या मनसब द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता था, और राजा मतलब बादशाह की सेवा में भेज दिया जाता था। तो इनको वेतन कम मिलता था, क्योंकि वो देता था उनको वेतन, और इनका प्रयास यही रहता था कि इनकी शाही सेना में भर्ती हो, ये प्रयास करते थे। जो सेना, जो सैनिक होते थे, सेना, तो इसमें दाग और हुलिया, दाग और हुलिया, सैनिकों की पहचान के लिए क्या? दाग और हुलिया। दाग घोड़े पर लगाया जाता था, एक निशान लगाया जाता था, और हुलिया रखते थे। रंग कैसा है, ऊंचाई कितनी है, कान कैसे हैं, खड़े हैं या नीचे झुके हुए हैं, ये पूरा हुलिया उसका लिखा जाता था कि एक घोड़े को जो है बार बार शाही सेना में शामिल न कर दिया जाए। पता चला कि घोड़ा तो एक ही है और उसके नाम से 3 लोग वेतन उठा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या, दाग और हुलिया प्रथा शुरू की गई थी। सेना जो थी, ये जो शाही सेना की बात कर रहे हैं, ये स्थायी थी, स्थायी थी, और इनको नकद वेतन दिया जाता था। मनसबदारों की सेना अलग है, लेकिन ये जो शाही सेना थी वो कैसी थी? स्थायी। स्थायी सेना का मतलब क्या होता है? हमेशा ताकि युद्ध हो ना हो, युद्ध हो या फिर ना हो,
मतलब सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी तो एक निर्धारित आयु तक की जाती थी, जैसे 30 वर्ष तक, 35 वर्ष तक। अभी भी हमारे यहाँ नियुक्ति होती है ना, स्थायी 62 वर्ष तक सेवा में बने रहते हैं। यदि हटाना है तो उसके लिए विधिवत कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर ही किसी को हटा सकते हैं, अनावश्यक किसी को मन मर्जी से हटा नहीं सकते। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि एक बार साथ के सेवा में आ जा। सेना में आना तो कठिन है, सेवा में आना तो कठिन है, लेकिन सेवा से बाहर करना सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके लिए उस व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा जिसको बाहर जाना है, बाहर जाना है उसको प्रयास करना पड़ेगा। कैसे? पद का दुरुपयोग करना पड़ेगा, सरकार की मदद करना पड़ेगा, और फिर सरकार हमें बाहर कर सकते। बिना कारण से कोई भी किसी को बाहर नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हमने मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था को हमने पढ़ा है। अगला जो वीडियो होगा वो मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था से संबंधित होगा। तो हमारा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर व सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें कि ये वीडियो उन्हें पसंद आया है या नहीं। धन्यवाद।